नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और रोटेटर कफ के इस मास्टर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस मास्टर वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोटेटर कफ क्या होता है, ये शरीर में कहाँ पाया जाता है, किस तरह से उसमें चोट लग सकती है, लक्षणों से किस तरह से आप खुद ही रोटेटर कफ की बीमारी को और रोटेटर कफ की इंजरी को पहचान सकते हैं और इसका इलाज किस किस तरीके से किया जा सकता है, कहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, किस तरह से एमआरआई या दूसरे इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा हम रोटेटर कफ की इंजरी को समझ सकते हैं और यदि हम रोटेटर कफ की इंजरी का इलाज सही तरीके से नहीं करवाते हैं तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077222। दोस्तों याद रखिए, पहले हमारी जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन होती थी 9587077444, परंतु अभी हम लोगों ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव हेल्पलाइन बनाई है। इस पे जब भी आपको कोई शोल्डर का इंजरी होती है, आप अपना एमआरआई शेयर करते हैं तो आपको चैटबॉट और हमारे एजेंट्स के द्वारा बहुत ही सक्षम तरीके से आपकी जो भी शोल्डर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान करने के लिए आपको मदद किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग रोटेटर कफ की संरचना को समझने के लिए। दोस्तों, रोटेटर कफ बेसिकली 4 मांसपेशियों का एक समूह होता है जो कि हमारे कंधे में पाया जाता है। इन 4 मांसपेशियों के नाम होते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये मांसपेशियां जो हमारे कंधे के ऊपर की जो मसल्स होती हैं, जैसे ये एक डेल्टॉइड मसल होती है जो हमारे शोल्डर का बल्क बनाती है, परंतु रोटेटर कफ इन मसल्स के नीचे पाया जाता है और ये बहुत ही मुख्य मांसपेशियों का एक ग्रुप होता है जो कि कंधे के प्रॉपर मूवमेंट के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। ये जो मांसपेशियां होती हैं इनका ओरिजिन होता है जो हमारी शोल्डर ब्लेड की जो बोन होती है, जिसे स्कैपुला बोला जाता है, वहाँ से ये प्रारंभ होती हैं, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है और यहाँ से ट्रेवल करते हुए ये हमारी जो हाथ की हड्डी होती है इसके ऊपर का ये जो गोला होता है यहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती हैं, मतलब यहाँ पे जाके ये जुड़ी हुई होती हैं। ये जो रोटेटर कफ की मसल्स होती हैं, कंधे की जो शोल्डर ब्लेड होती है उसके ऊपर एक ऐसा हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है एक्रोमियन, उसके नीचे से इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ये आप लोगों को इसलिए समझना आवश्यक है कि जब भी एक्रोमियन की संरचना में कोई प्रॉब्लम होती है, एक्रोमियन के नीचे की सरफेस उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो ये मांसपेशियों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अप्रोप्रिएट समय पर हम लोग इस बारे में भी डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि रोटेटर कफ 4 मांसपेशियों का एक ग्रुप होता है, बहुत ही मुख्य मांसपेशियाँ होती हैं। ये सुपरफिशियल ना होकर शोल्डर में डीप पाया जाता है। कंधे की ब्लेड, कंधे की जो हड्डी होती है शोल्डर ब्लेड, उससे इसका ओरिजिन होता है, उससे ये शुरू होते हैं और हाथ की हड्डी का ये जो गोला होता है ह्यूमरल हेड, यहाँ पर जाके इनका इंसर्शन होता है, यहाँ पर जाके ये अटैच होते हैं। अब आप इसके संरचना से ही ये समझ सकते हैं कि शोल्डर की ये जो मांसपेशियां हैं रोटेटर कफ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, हाथ को ऊपर उठाने में ये मदद करती हैं, इवन थ्रोइंग में इनका रोल होता है। हाथ की हड्डी का जो गोला होता है उसको अपने कैविटी में, मतलब वो बिल्कुल जमा के रखने में ये रोटेटर कफ की मसल्स मदद करती हैं। क्या होता है, जैसे ये कैविटी है और ये गोला है, अभी गोला अंदर है, तो रोटेटर कफ का मसल एक तरह से उसको ऐसे दबा के रखती हैं, एक तरह से उसमें ऐसा चॉकिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं और इसी दबा के रखने के कारण हमारा शोल्डर जो होता है बहुत तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि रोटेटर कफ की मांसपेशियाँ क्या होती हैं और कहाँ कहाँ उनकी उपयोगिता होती है। उपयोगिता के बारे में हम लोग और बात करें तो आप ये मान लीजिए कि ये ऐसी मांसपेशियों का ग्रुप है जिस पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। कि आप में से कितने लोग जब भी जिम्नेजियम में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आप जो सुपरफिशियल मसल्स होती हैं, अपनी पेक्टोरल, अपनी डेल्टॉइड, बाइसेप्स, इन्हीं पे काम करते हैं, पर जो शोल्डर की मुख्य मांसपेशी है रोटेटर कफ, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता, उसके स्ट्रेंथनिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता है। परंतु खेल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं स्पेसिफिकली, जिनका थ्रोइंग से रिलेटेड कुछ काम होता है बॉलर्स में, उनमें रोटेटर कफ पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और उसी से उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि रोटेटर कफ की मांसपेशी में चोट किस तरीके से लग सकती है, जिससे कि आप इसके बारे में और विस्तृत रूप से समझ पाएं। तो दोस्तों क्या होता है कि 2 एज ग्रुप्स में ये रोटेटर कफ की जो इंजरी होती है वो कॉमन होती है, या तो यंगर एज ग्रुप में होती है। यंगर एज ग्रुप में जो खिलाड़ी होते हैं या फिर किसी बहुत तेज गति से चलते हुए किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, मांसपेशी में डायरेक्ट चोट लगती है, हाथ के बल पे गिरते हैं, बहुत अधिक झटका लगता है, ऊपर से गिरे हैं, किसी चीज़ को ऐसे पकड़ लिया रास्ते के अंदर, बहुत तेज़ी से झटका लगा है,
तो ये रोटेटर कफ की मांसपेशियों में फटने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो पहला एज ग्रुप जो यंगर एज ग्रुप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, परंतु उनमें बहुत ही तेज गति की ट्रॉमा के कारण ही रोटेटर कफ की मांसपेशियां फट सकती हैं, क्योंकि इस एज में ये मांसपेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं, बहुत फर्मली जुड़ी हुई होती हैं, बहुत प्रॉपर्ली जुड़ी हुई होती हैं। हाथ की हड्डी भी मजबूत होती है, जो शोल्डर ब्लेड की हड्डियाँ होती हैं वो भी मजबूत होती है। तो इस तरह से पहले एज ग्रुप के अंदर यदि बहुत तेज गति का कोई एक्सीडेंट हुआ है, तभी शोल्डर की जो रोटेटर कफ की मांसपेशियां हैं उनमें फटाव हो सकता है। दूसरा जो कॉमन एज ग्रुप होता है, जो बहुतायत में पेशेंट हमारे पास में आते हैं, जैसे कि एज 50 से ऊपर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि ये जो कंधे की मांसपेशी होती है रोटेटर कफ, ये धीरे धीरे पतली होने लग जाती है। मतलब शुरुआत में काफ़ी बल्की होती है, मजबूत होती है, विद ग्रोइंग एज इसकी जो क्षमता होती है वो थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है। ये अवस्था के अंदर बहुत ही माइल्ड इंजरी से भी रोटेटर कफ के अंदर चोट लगने की संभावना होती है। माइल्ड इंजरी जैसे कि कोई एजेड वृद्ध व्यक्ति कहीं पे जा रहे हैं, या 50 से ऊपर के लोग कहीं पे जा रहे हैं, बहुत झटके से उन्होंने कोई सामान उठा लिया, खेतों में काम कर रहे हैं, बहुत जोर से कुछ कुल्हाड़ी चला दी, अचानक से वजन उठा लिया। कितने ग्रामीण एरिया के पेशेंट आते हैं कि गाय भैंस का काम कर रहे हैं, वो अचानक से भागी, उन्होंने रस्सी से उसको पकड़ने की कोशिश की, झटका लगा, वो गिरे और रोटेटर कफ की मांसपेशी में दिक्कत हो गई। तो ये जो दूसरा पॉपुलेशन ग्रुप है ओल्डर एज वाला, इसमें बहुत ही मामूली चोट से भी रोटेटर कफ के अंदर मांसपेशी का फटाव हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है, मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया कि ऐसे जो एक्रोमियन होती है, शोल्डर ब्लेड का एक ऐसा जो हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे से ये रोटेटर कफ के मसल्स को ऐसे ये मूवमेंट होता है। अब एक्रोमियन धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ में इसकी नीचे की सरफेस कई बार खुरदरी होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब भी यह मांसपेशी ज़्यादा उसमें रगड़ेगी, उसके कारण मांसपेशी में कमज़ोरी आने लगती है, पतलापन आने लगता है, धीरे धीरे उसमें टीयरिंग होने लगती है और उससे भी इसमें फटाव की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रोटेटर कफ की मांसपेशी को चोट को जो संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे पेंटर का प्रोफेशन होता है, उनको इसी पोजीशन में काम करना होता है। किसी को कोई ऐसे ग्लास का साफ सफाई करने वाले होते हैं, उनको इसी पोजीशन में काम करना होता है। मतलब हाथ कंधे से ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो जो हुक है उसके नीचे मांसपेशियों को काफ़ी कम जगह मिलेगी। मतलब जो हमारे ये हाथ की हड्डी का गोला है और ये जो हुक है, उनके बीच में एक तरह से वो इम्पिंज करने लग जाएंगी, तो उनमें ऐसा रगड़ लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जो हमारे ऐसे प्रेस करने वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनमें भी रोटेटर कफ की जो मांसपेशियां हैं उसमें वियर एंड टियर की संभावना बढ़ जाती है। तो जो तीसरा ग्रुप है वो प्रोफेशनल ऐसे लोग जिनमें रोटेटर कफ की मांसपेशी बहुत ज़्यादा उसमें रगड़ने की संभावना बढ़ जाती है, ओवरहेड उनको मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हथौड़ियाँ इस तरह से चलानी होती है, तो उनमें रोटेटर कफ की मांसपेशी की चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। एक और कारण होता है, कई बार कुछ लोग MRI कराने के बाद में हमसे पूछते हैं, सर ये एक्रोमियन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसमें लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? वीडियो में आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो टाइप 3 जो होता है, मतलब ये जो हुक है ये सामान्य नहीं होके इस किस्म का हुक है, तो स्पेस कम हो गई। अब जब भी रोटेटर कफ के मांसपेशी इसके बीच में ट्रेवल करेगी, मूवमेंट करेगी, तो इसमें रगड़ के लगने की और चोट लगने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा रोटेटर कफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है, किस तरह से ये अटैच होता है, क्या क्या इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। फिर हमने ये समझा कि मांसपेशियों में चोट किस तरीके से लग सकती है, यंगर एज ग्रुप में लग सकती है, ओल्डर एज ग्रुप में धीरे धीरे मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो बहुत ही मामूली चोट से भी जो रोटेटर कफ की मसल्स है उनमें फटाव हो सकता है। ऐसे प्रोफेशन जिनमें हाथ का मूवमेंट ओवरहेड बहुत अधिक होता है, उनमें ये हो सकता है। शरीर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक्रोमियन की शेप होती है, उसमें भी ये कोई ऑल्ट्रेशन होता है, तो उसके कारण भी हमारे कंधे की रोटेटर कफ की मांसपेशियों में फटाव होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में या ये जो साइड में आई का बटन है, इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे आपको एक शोल्डर के बुकलेट को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इस बुकलेट में शोल्डर से संबंधित सभी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बताया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जो हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077222, इस पे आप अपना MRI भेज के जो हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस है उसको प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति को रोटेटर कफ का इंजरी हो गई तो उनको क्या लक्षण आएंगे जिससे कि वो खुद ही इस बीमारी को ठीक से पहचान पाए। तो सबसे जो पहला लक्षण होता है वो होता है कंधे में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। मैंने आपको बताया रोटेटर कफ की मांसपेशी कंधे के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इस तरह से जो कंधे को उठाना और ये जो सारे मूवमेंट होते हैं इसमें इसका काफ़ी अधिक रोल होता है। यदि मांसपेशी फट गई तो क्या होगा, कंधे के इस किस्म के जो मूवमेंट होते हैं जिसमें इसको ऊपर उठाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को उसमें जो सामान्य शोल्डर है उसके कंपैरिजन में कमजोरी का एहसास होने लगता है। तो पहला लक्षण नॉर्मल शोल्डर के कंपैरिजन में उनको शोल्डर के मूवमेंट में एक किस्म का वीकनेस महसूस होता है। अब लोग गलतफहमी में ये समझते हैं कि ये कोई नर्व से संबंधित समस्या तो नहीं है, सर्वाइकल से तो इसका ओरिजिन नहीं है। सर्वाइकल के केस में भी कमजोरी आ सकती है, परंतु यदि आपको चोट लगने के बाद में ऐसा कमजोरी आई है तो ज़्यादा संभावना यह है कि वो रोटेटर कफ की मांसपेशियों में आपको दिक्कत है। दूसरा, दर्द होना। अब दर्द जो होता है वो शुरुआती अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि शोल्डर की जो मांसपेशियां होती हैं दूसरी मांसपेशियां उसको कवर करने का कोशिश करती हैं रोटेटर कफ के मांसपेशी के फटाव को, परंतु टिपिकली इस बीमारी में नाइट इंक्रीज ऑफ पेन होता है। नाइट इंक्रीज ऑफ पेन का मतलब होता है ऐसे लोगों में रात को जब वो सोने जाते हैं तब उनका दर्द बढ़ जाता है, और रोटेटर कफ की मांसपेशी में यदि चोट अधिक है तो दर्द इतना अधिक होता है कि उनको रात को सोते में से उठना पड़ता है, और कई लोग ये बोलते हैं कि सर हमको तो बैठे बैठे ही रात निकालनी पड़ती है। तो यदि ऐसे लक्षण हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेरी आनी चाहिए कि ये कहीं रोटेटर कफ का इंजरी तो नहीं है, और आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में कनेक्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको पहला लक्षण बताया, कंधे के अंदर वीकनेस होना। दूसरा लक्षण ये जो कंधे के अंदर दर्द का बना रहना, और दर्द भी टिपिकली नाइट इंक्रीज इसमें होना। अब जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें आपको ओवरहेड एक्टिविटी करनी है, मतलब जो आप नीचे के मूवमेंट है ना, अब जैसे कई महिलाएं आती हैं कि सर हम रोटी तो बना लेते हैं पर जब हम हाथ ऊपर लेके जाने लगते हैं तो हमको इसके अंदर दिक्कत आती है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल रोटेटर कफ की इंजरी का लक्षण होता है। जब भी कोई ओवरहेड एक्टिविटी होती है, हाथ कंधे से ऊपर जाने की ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपको कंधे में दर्द या कमजोरी का एहसास होने लगता है। तो मैंने आपको 3 मुख्य लक्षण इसके बारे में बताए, कमजोरी आना, दर्द होना, टिपिकली नाइट इंक्रीज ऑफ पेन होना, और ओवरहेड एक्टिविटीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होना। दोस्तों, कई लोगों में स्पेसिफिकली जो यंग पॉपुलेशन होती है उसमें रोटेटर कफ की इंजरी के लक्षण शुरुआत में बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते, क्योंकि उनकी जो दूसरी मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, और वो उस जो एक मांसपेशी में फटा हुआ है उसको कंपनसेट करने का कोशिश करती हैं। तो शुरुआती अवस्था के अंदर रोटेटर कफ की बीमारी के लक्षण बहुत अधिक नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज देखिए क्या होता है कि जो मुख्य मांसपेशी होती है रोटेटर कफ में वो होती है सुप्रास्पाइनेटस। अधिकतर केसेस में उसका फटाव होता है, तो ये जो मूवमेंट होता है ये उससे रिलेटेड होता है। तो जब भी इसमें दिक्कत होती है तो आप ये मानिए कि सुप्रास्पाइनेटस में फटाव हुआ है। हाथ को अंदर करने में रोटेटर कफ की मांसपेशी का एक दूसरा मसल होता है वो काम करता है। तो खिलाड़ी लोगों में जब भी इस मूवमेंट में दिक्कत होती है, पेन होता है, वो स्मैश ले रहे हैं और कोई इंजरी उन्हें हुई है, तो थोड़ा सा उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि उनको जो कंधे की मांसपेशी है सब स्कैपुलरिस, जो कि रोटेटर कफ मसल ग्रुप का एक हिस्सा है, उसके अंदर चोट हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने रोटेटर कफ इंजरी के जो सामान्य लक्षण होते हैं उसके बारे में बात किया। अब एक बात यहाँ पे और समझना आवश्यक है कि यदि रोटेटर कफ मसल का इंजरी पार्शियल है, मतलब मोटी मांसपेशी है, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा फटा है, नीचे से थोड़े से हिस्से में फटाव है, आपको लक्षण बहुत अधिक नहीं आएंगे, परंतु बहुत थोड़ी सी कमजोरी और दर्द के लक्षण डेफिनेटली उसमें आपको आएंगे, पर बहुत ज़्यादा ताकत का फर्क उसमें नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति में रोटेटर कफ मसल का पूरा टियर है, पूरी थिकनेस में वो फट गई है, तो कंधे की जो मांसपेशी होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हाथ नहीं उठा पाते हैं। अब क्या होती है, एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोगों को इसको समझना चाहिए। क्या करते हैं ऐसे लोग, ट्रिकी मूवमेंट करते हैं, मतलब आप उनको कंधा उठाने को बोलेंगे तो जो सामान्य कंधा है बिल्कुल सीधा उठाएंगे। आप देखिए मूवमेंट कहाँ हो रहा है, शोल्डर के जॉइंट पे हो रहा है। जो इंजर्ड हिस्सा है जब आप उनको उठाने को बोलेंगे तो वो अपने इस तरीके से कंधे को, मतलब उनका जो शोल्डर का ब्लेड है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाता है, जॉइंट पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर वो इस तरीके से उसको उठाते हैं और अपने आप को ऐसा प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं।
तो शोल्डर के मूवमेंट को टेस्ट करने का सही तरीका ये होता है कि आपको कंधे को ऐसे स्टेबलाइज रखना होता है और इस तरीके से आप मूवमेंट उठाएंगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि रोटेटर कफ की मांसपेशी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। जहां पर मांसपेशी पूरी तरह से फटी हुई होती है, कई लोगों में जब रोटेटर कफ हो चुका है और वो पुराना हो चुका है तो क्या होता है कि मांसपेशी और ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, थिनिंग होती जाती है। ऐसे लोगों में ड्रॉप आर्म पॉजिटिव आता है। यदि आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर ये बोलते हैं ड्रॉप आर्म पॉजिटिव, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। मतलब आप हाथ उठाएंगे तो दूसरा व्यक्ति ऐसे हाथ उठाएगा और छोड़ेगा तो वो ऐसे नीचे आके गिरेगा, या आप खुद अपने हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, उसको होल्ड नहीं कर पाते, नीचे लाते हैं ऐसे छोड़ के, तो अचानक से नीचे आता है, आप उसको संभाल लेते हैं। तो यदि ड्रॉप आर्म पॉजिटिव है, बहुत 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 सीरियस स्टेज रोटेटर कफ इंजरी का है। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने ये समझा कि रोटेटर कफ इंजरी के लक्षण क्या क्या होते हैं। कमजोरी आना, दर्द होना, नाइट इंक्रीज ऑफ पेन होना, पार्शियल कफ टीयर में थोड़ा बहुत कमजोरी आएगी। जो यंग लोग हैं उनमें लक्षण इतने प्रोमिनेंट नहीं होते इनिशियली, और यदि ड्रॉप आर्म आता है तो फिर उसके अंदर ये रोटेटर कफ की जो चोट है वो काफ़ी अधिक हो चुकी है। तो अब तक हमने ये समझा कि किस तरीके से आप खुद ही इस बारे में आपका सस्पिशन हो सकता है कि आपको रोटेटर कफ की चोट लगी है या नहीं लगी। अब हम बात करते हैं कि सपोज यदि आपको ऐसा संशय है और आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो वो डॉक्टर किस तरीके से उसका डायग्नोसिस करते हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उसमें किए जाते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट यदि आपके पास में आती है तो आप किस तरीके से खुद ही पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में ले सकते हैं। क्योंकि मास्टर वीडियो है इसलिए इसमें हम लोग लगभग हर एस्पेक्ट के बारे में टच करेंगे, और हेल्पलाइन के बारे में आप लोगों को दोबारा याद दिलाऊंगा, 9587077222। इस पर आप अपना एमआरआई भेज सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं, सबसे पहले आपका हिस्ट्री लिया जाता है कि आपको कोई ऐसा चोट तो नहीं लगा, आप अपने हाथ के बल गिरे हो, आपको कोई झटका लगा हो, आपने कोई चीज़ उठाई हो। उसके बाद में यदि आपके सिम्टम हुए हैं तो आपके डॉक्टर के मन में ये संशय होता है कि कहीं ये रोटेटर कफ का इंजरी तो नहीं है। दूसरा, इसको हिस्ट्री के बाद में जो टेस्ट करने का तरीका होता है, आपके मूवमेंट देखे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया सामान्य कंधा इस तरीके से काम करेगा। यदि रोटेटर कफ मांसपेशी में फटाव है तो आप अपने कंधे को इस तरीके से उठाएंगे, मतलब ये जॉइंट पर मूवमेंट नहीं हो रहा, आप ट्रिकी मूवमेंट इस तरीके से करने का उसमें कोशिश करते हैं। तो आपके सामान्य मूवमेंट देख के जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसको पहचान सकते हैं। फिर आपके डॉक्टर कुछ उसमें क्लिनिकल टेस्ट करते हैं चारों मांसपेशियों के ग्रुप के। तो पहला टेस्ट जैसे बोला जाता है फुल केन, एम्प्टी केन, मतलब हाथ को ऊपर उठाने को, लगभग इस डायरेक्शन में हाथ को ऊपर उठाने को बोला जाता है, दोनों हाथों को ऊपर उठाने को बोला जाता है, मूवमेंट को देखा जाता है। उसके बाद आपके डॉक्टर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब वो अपना हाथ से इसको रोकते हैं और दोनों को टेस्ट करते हैं। दोनों दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट मेरे पास में आता है और जो उसका इंजर्ड हैंड होता है, तो मैं पहले उसका जो नॉर्मल हैंड है वो टेस्ट करता हूँ, और वो हमेशा ये बोलते हैं डॉक्टर साहब हाथ तो ये वाला है। तो जस्ट ऑन अ लाइटर साइड कि आपके डॉक्टर आपके दोनों हाथों को एक एक करके चेक करते हैं, तभी वो पावर का असेसमेंट कर पाते हैं कि आपके इंजर्ड हैंड में सामान्य हाथ के कंपैरिजन में पावर का कितना कमी है। तो पहला जो टेस्ट हुआ फुल केन या एम्प्टी केन, हाथ को इस तरीके से करके या इस तरीके से करके उसकी जो ताकत है उसको टेस्ट किया जाता है। आपके जो डॉक्टर हैं उसको अपने हाथों से इस तरह से रोकते हैं और कंपेयर करके इस चीज़ का असेस करते हैं कि दोनों हाथ की ताकत में कमी है या नहीं है। कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे बेली प्रेस, मतलब इस तरह से पेट पे हाथ रख के उसको अंदर दबा के देखा जाता है, वो जो सब स्कैपुलरिस मसल है उसके लिए होता है। पीछे की तरफ इस तरह से हाथ रख के उसकी क्षमता को, उसकी पावर को देखा जाता है। इस तरह से जो रोटेटर कफ मसल की चारों मांसपेशियां होती हैं, रोटेटर कफ मसल ग्रुप की चारों मांसपेशियां होती हैं, उनकी ताकत को टेस्ट किया जाता है नॉर्मल साइड के से कंपेयर करके। और यदि उसमें कमी है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर के दिमाग में ये डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होने लगता है कि उस व्यक्ति को रोटेटर कफ का मांसपेशी के अंदर कोई फटाव हो चुका है। तो क्लिनिकली काफ़ी हद तक उसका असेसमेंट कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर आसानी से कर सकता है। परंतु डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब मांसपेशी फटी है तो कितनी फटी है, पार्शियल टीयर हुआ है, कंप्लीट टीयर हुआ है,
कितना उसका एक्सटेंट है, कौन कौन सी मांसपेशियां फटी हैं, एक्रोमियन का शेप क्या है, मांसपेशी मोटी है कि पतली है, मतलब वो सूख चुकी है क्या, उसमें रिट्रैक्शन कितना है, मतलब जो फटे हुए हिस्से हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तो उनमें दूरी क्या है। ये सारी बातें जानने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो डायनेमिक अल्ट्रासाउंड होती है या फिर उसके लिए एमआरआई होती है। तो दोस्तों एमआरआई डेफिनेटली गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, मतलब उससे बहुत अधिक जानकारी हम लोगों को प्राप्त उससे हो सकती है, परंतु एक अच्छे जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इसकी सोनोग्राफी करके रोटेटर कफ की इंजरी को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है तो उसमें आपको ये बताएंगे कि आपकी कौन सी मसल फटी है, उसका एक्सटेंट क्या है, कितना उसमें रिट्रैक्शन हो चुका है। ये सामान्य बातें अल्ट्रासाउंड में पता चल सकती हैं, परंतु ध्यान रहे उसके लिए सोनोलॉजिस्ट मस्क्यूलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, मतलब ये जो मांसपेशियों की अल्ट्रासाउंड है उसके विशेषज्ञ होने चाहिए। एमआरआई का प्रचलन बहुत अधिक है और एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। जब भी संशय होता है हम लोग एमआरआई करवाते हैं और उसमें लगभग रोटेटर कफ मसल की स्थिति के बारे में हर जानकारी हम लोगों को क्लियर हो जाती है। अब एमआरआई में उपयोग की जाने वाले कुछ टर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हर दूसरे पेशेंट का ये क्वेरी होता है, सर एमआरआई में ये लिखा है अब इसका क्या करें। पहला चीज़, एमआरआई में ये लिखा होगा कि कौन सी मांसपेशी में टीयर है। अधिकतर एमआरआई में ये लिखा रहता है सुप्रास्पाइनेटस, टीयर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, मतलब जो मुख्य मांसपेशी है सुप्रास्पाइनेटस उसका टीयर है, उसमें फटाव है। सब स्कैपुलरिस, आगे की तरफ जो मांसपेशी जाती है उसका फटाव यदि होता है तो वो भी उसके बारे में लिखा रहता है। तो सबसे पहले उसके बारे में वो ये बताते हैं कि टीयर का ग्रेडिंग क्या है। कंप्लीट टीयर, फुल थिकनेस टीयर, वो पूरा फटा है। पार्शियल टीयर, आधा हिस्सा फटा है। कौन सी तरफ से फटा है, जैसे मोटी मांसपेशी है तो नीचे की तरफ से फटा है या ऊपर की तरफ से फटा है, इस बारे में वो बता सकते हैं। तो एमआरआई बहुत अच्छी तरीके से आपका जो टीयर है उसको परिभाषित कर सकती है। दूसरा, एमआरआई ये बताती है कि वो मांसपेशी की स्थिति क्या है, मतलब फटाव है और उसमें रिट्रैक्शन आना शुरू हो चुका है। क्या होता है कि यदि फटाव है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो जो फटे हुए हिस्से हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब उनमें गैप कितना है ये एमआरआई से बहुत अच्छी तरह से पता चल सकता है। दोस्तों गैप का अहमियत ये होता है कि यदि गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको वापस अपनी जगह पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, मांसपेशी में यदि गैप बहुत अधिक बढ़ गया तो वो मांसपेशी जो है, फटा हुआ हिस्सा है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो सपलनेस होता है वो प्रभावित हो जाता है और उसको वापस अपनी जगह खींच के लाके बिठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एमआरआई से थोड़ा सा सर्जन को भी आइडिया हो जाता है कि सर्जरी में उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ एमआरआई ये बता सकती है कि वो मांसपेशी की स्थिति क्या है, मतलब वो एट्रोफीड है या उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन है। आपके एमआरआई में ये टर्म्स लिखी हुई होती हैं कई बार। यदि ऐसा कुछ लिखा है एट्रोफीड, मतलब वो मांसपेशी बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और आपके डॉक्टर जब भी उसको वापस अपनी जगह पर लाके बिठाते हैं तो वो मांसपेशी बहुत ही पतली और बहुत ही कमज़ोर मांसपेशी है। कई बार उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन लिखा हुआ होता है, गुटलियर्स उसमें क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन इस चीज़ के लिए होता है कि मांसपेशी की स्थिति क्या है, तो इससे हम उसकी मांसपेशी का ग्रेडिंग, मतलब वो कितना मजबूत है, कितना सूख चुकी है, कितना उसमें फैट घुस चुकी है। फैट घुस चुकी है मतलब वो मांसपेशी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस तरीके से एमआरआई से हम ये जान सकते हैं पार्शियल टीयर है या कंप्लीट टीयर है, उसमें रिट्रैक्शन कितना है, कितनी दूर दूर वो हिस्से जा चुके हैं, मांसपेशी की स्थिति क्या है, वो एट्रोफीड है या नहीं है, उसकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। एक्रोमियन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्रोमियन किस तरह का, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, मतलब सीधा एक्रोमियन। आप ये समझिए जब एक्रोमियन सामान्य होता है टाइप 1 तो चोट लगने का संभावना कम होता है क्योंकि आराम से रोटेटर कफ की मांसपेशी उसके नीचे से मूव करेगी। टाइप 2 हुआ, रगड़ लगने की संभावना बढ़ गई। टाइप 3 हुआ, हुक शेप्ड हुआ, तो उसके अंदर रगड़ लग के मांसपेशी के फटने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ऐसी मांसपेशियों में वियर टियर होने लगता है, मतलब धीरे धीरे फटाव होने लगता है और मामूली चोट से भी उसमें फटाव आगे हो सकता है। साथ ही एमआरआई एक्रोमियन के टाइप को बताने के साथ में एक्रोमियन, मतलब ये जो कंधे का हुक होता है उसके नीचे कोई डीजनरेशन, उसके नीचे सरफेस उबड़ खाबड़ हो रखी है या नहीं हो रखी, आगे के जॉइंट में घिसावट है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में कमेंट कर सकती है। तो सर्जरी से पहले हम लोगों को क्या इलाज के तरीके में जाना चाहिए उसके बारे में बहुत अधिक मदद एक प्रॉपर एमआरआई के द्वारा मिल सकती है। दोस्तों इस पॉइंट पे आप लोगों को ये और बताना चाहूँगा कि कई बार एमआरआई की रिपोर्टिंग में कुछ चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं होती,
तो हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करता हूं कि जब भी आप अपना एमआरआई करवाएं, उस सेंटर से आपको उसका सॉफ्ट कॉपी लेके अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके सर्जन को कोई संशय होता है तो वो उस बारे के में किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से उसका रिपोर्टिंग करवा के अपने संशय को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आदत होगा, जब भी आप अपना एमआरआई करवाएं तो आपको उसका सॉफ्ट कॉपी सीडी में या पेन ड्राइव में या मेल पर लेके उसको अपने पास में रखना चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि रोटेटर कफ के फटाव में किस तरीके से उसका डायग्नोसिस किया जाता है, क्लिनिकल टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एमआरआई के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइनल जो वीडियो का स्टेज है उस पर आते हैं कि किस किस तरीके से इलाज किया जाता है, क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स को उसके बारे में बहुत अधिक क्वेरी होती है और ये सबसे डिटेल्ड सेक्शन होगा इस वीडियो का। अगेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेल्पलाइन के बारे में आप लोग को बताता हूँ। व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077222 पे आप अपना एमआरआई भेज के हमारी टीम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस इस बारे में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ये जो शोल्डर का बुकलेट है, डिस्क्रिप्शन लिंक में या ये जो आई का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो लिंक मिलेगा उससे ये शोल्डर का पूरा बुकलेट आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ, कंधे का बार बार उतरना, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो अब हम बात करते हैं रोटेटर कफ मसल के फटाव के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एमआरआई से जब हम लोगों ने ये समझ लिया कि सपोज वो पार्शियल कफ का टीयर है, तो दोस्तों अधिकतर पार्शियल कफ के टीयर के केसेस में उसका समाधान कुछ सप्लीमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे कोलेजन के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि उसकी हीलिंग में मदद करते हैं, और मुख्य रूप से फिजियोथेरेपी के द्वारा ही उसका इलाज हम लोग करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मांसपेशी पूरी नहीं फटी है। यदि आप कोई बहुत हाई एंड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो अधिकतर केसेस के अंदर फिजियोथेरेपी के द्वारा ही हम उस बीमारी को ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग मसल्स हैं उनको हम लोग स्ट्रेंथ करने का कोशिश करते हैं। तो रोटेटर कफ की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ थेराबैंड से, मतलब कुछ रबर के बैंड्स होते हैं, उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं, या फिर वेट के साथ में, मतलब हल्का वेट लेके शुरुआत में एक्सरसाइज कराते हैं और धीरे धीरे उस वेट को बढ़ाते हैं। ये एक्सरसाइज हमेशा आपको फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कोई वीडियो देख लिया और शुरू हो गए, क्योंकि आप धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ गलती करने लग जाते हैं और यदि आप गलती करेंगे तो डिज़ायर्ड रिजल्ट हम लोगों को उसमें नहीं मिलते हैं। हम लोगों ने अब तक बात की यदि पार्शियल कफ का टीयर है तो मुख्य जो इलाज का तरीका है कुछ मेडिकेशन, कोलेजन के सप्लीमेंट्स और फिजियोथेरेपी के द्वारा ये किया जाता है। अधिकतर पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर ये केसेस के अंदर स्टेरॉयड और पीआरपी का क्या रोल होता है, आप बताइए पीआरपी से ठीक होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों स्टेरॉयड के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। स्टेरॉयड सिर्फ एक एक्यूट तरीका है, मतलब एक जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है तो आपने स्टेरॉयड लगाया, उसके आसपास की सूजन कम हो गई, परंतु उससे न तो रोटेटर कफ जुड़ेगा न उसमें किसी किस्म का हीलिंग होगा। रादर आप बार बार स्टेरॉयड लगाते हैं तो उसका हीलिंग पोटेंशियल एक तरह से कम होता जाता है। तो स्टेरॉयड अधिक दर्द की स्थिति में टेम्पररी रिलीफ देने के लिए कुछ लोग लगा सकते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। जहाँ तक पीआरपी का सवाल है, पीआरपी मतलब जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट होता है, आपका ब्लड निकाला जाता है, उसमें से कुछ प्लेटलेट मतलब ऐसी सेल निकाली जाती हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं उसमें जो कि हीलिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो उसके इंजेक्शन से कुछ इसमें प्रभाव देखा गया है। परंतु मैं आप लोगों को बहुत क्लियर करता हूँ पीआरपी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इस बारे में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास कितने पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर हम लोगों ने 3 पीआरपी लगा लिए, 4 पीआरपी लगा लिए, फिर भी हमको कोई इसमें प्रभाव नहीं है। तो या तो उसका कारण ये है कि आपके जो रोटेटर कफ का टीयर है वो कंप्लीट टीयर है। तो दोस्तों कभी भी ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स में आपको नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में पीआरपी को ऐसे रामबाण की तरह से प्रचारित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीआरपी का एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है और ये सिर्फ पार्शियल रोटेटर कफ टीयर के केसेस में ही काम करेगा और उसके बारे में भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं है, परंतु ये स्टेज पर डेफिनेटली आप पीआरपी का ट्रायल इसमें ले सकते हैं। तो मेडिकेशन, पीआरपी और फिजियोथेरेपी ये स्टेज में आपको ट्रीटमेंट का तरीका रहेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि रोटेटर कफ का टीयर कंप्लीट है, वो मांसपेशी पूरी तरह से फट गई है और उसमें रिट्रैक्शन थोड़ा बहुत है, उसके फटे हुए एंड एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे पहुंच चुके हैं, मांसपेशी की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा एट्रोफीड नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, तो दोस्तों उस स्टेज में आर्थ्रोस्कोपी उसका सर्वोत्तम इलाज का तरीका है। अधिकतर केसेस जो हमारे पास में आते हैं वो रोटेटर कफ का कंप्लीट टीयर स्थिति को लेके आते हैं, क्योंकि सिम्टम उनको तभी आते हैं, इसीलिए तभी वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं
और रोटेटर कफ का दूरबीन से सर्जरी करके बहुत अच्छी तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है। हर पेशेंट हमसे ये पूछता है कि सर ये सर्जरी में क्या होता है, आप थोड़ा सा बताइए। तो रोटेटर कफ सर्जरी के बारे में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों क्या होता है, ये एक दूरबीन के द्वारा किया जाने वाला सर्जरी होता है। तो सबसे पहले कंधे के अंदर छोटे छोटे होल्स से, मतलब बिल्कुल पेंसिल जितने होल से दूरबीन डाली जाती है। जो रोटेटर कफ के आसपास का जो गंदगी होती है, जो बरसा होता है, उसको बिल्कुल क्लीन किया जाता है। टियर को पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके एजेस को थोड़ा सा ट्रिम किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। आपकी जो हाथ की हड्डी होती है उसके अंदर अब क्या उद्देश्य होता है कि ये मांसपेशी को वापस उस जगह पे लाके हम लोगों को लगाना होता है। तो अब जो मांसपेशी उखड़ गई है, आप सीधा तो उसको चिपका नहीं सकते हैं, मतलब कोई ऐसे ग्लू जैसे चीज़ तो होता नहीं है। तो उसका एक तरीका होता है जो कि वर्ल्ड वाइड जिसका उपयोग किया जाता है, उसे बोला जाता है आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर। इसका मतलब ये होता है आपकी हड्डी में कुछ ऐसे छोटे बटन जैसी चीज़ें डाली जाती हैं जिसको बोला जाता है एंकर। बहुत ही महीन होते हैं, 3 मिलीमीटर के, 5 मिलीमीटर के, और बहुत एडवांस किस्म के एंकर आजकल अवेलेबल हैं। मेटेलिक भी होते हैं, बायोअब्जॉर्बेबल भी होते हैं, पीक के एंकर होते हैं, काफ़ी मजबूत एंकर्स होते हैं। उनको हड्डी में 2 से 3 एंकर डाले जाते हैं और उन एंकर्स से जो धागे जुड़े होते हैं उसकी मदद से वो रोटेटर कफ में स्टिच लेके वापस उसको अपनी जगह पे बिठा दिया जाता है। अब ये रोटेटर कफ में भी कितने बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि सर सिंगल रो या डबल रो कौन सा उपयुक्त होता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो टियर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब टियर की लंबाई चौड़ाई क्या है। अधिकतर केसेस में जहाँ भी टियर बड़ा होता है मैं व्यक्तिगत रूप से डबल रो का रिपेयर करता हूँ। मतलब आपने 3 एंकर आगे लगाए हैं, 2 एंकर पीछे लगाए हैं, या 2 एंकर आगे लगाए हैं, 1 एंकर पीछे लगाया है, मतलब 2 रो इसकी बनाई है, जिससे कि जो मांसपेशी रोटेटर कफ की आप खींच के वापस अपनी जगह पे ला रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से स्थिरता से उस पर बैठ जाती है और पूरा दब के अपनी जगह पे बैठती है, जिससे कि उसका हीलिंग बहुत अच्छा होता है और उसमें जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही जब भी ये दूरबीन का सर्जरी किया जाता है तो जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, यदि एक्रोमियन के नीचे की सरफेस रफ है तो उसको भी स्मूथ किया जाता है। यदि इस टाइप 3 एक्रोमियन है तो उसको भी थोड़ा सा उसमें स्पेस बनाया जाता है, जिससे कि बाद में भी रोटेटर कफ का उसमें बार बार चोट नहीं लगे। और जोड़ में जो थोड़ा बहुत घिसावट होती है उसको भी हम लोग आर्थ्रोस्कोपी की मदद से क्लीन करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि यदि कंप्लीट टियर है तो दूरबीन का जो सर्जरी होती है आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ टियर का रिपेयर, उसके द्वारा ही इसका समाधान किया जाता है। इसमें कुछ एंकर्स का उपयोग किया जाता है। एंकर की जो संख्या होती है वो 3 से लेके 5 तक जनरली कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो टियर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। बहुत ही एडवांस किस्म के एंकर अवेलेबल होते हैं और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि इन एंकर को निकालना तो नहीं पड़ता। दोस्तों कभी इन एंकर्स को नहीं निकालना पड़ता है, बहुत ही महीन एंकर होते हैं और वो आसानी से हड्डी के अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं। और मेरे ओपिनियन में यदि टियर बड़ा है तो अधिकतर केसेस में उसमें डबल रो रिपेयर ही उसमें किया जाता है। अब एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि यदि आपकी मांसपेशी पूरी तरह से गल गई है, एट्रोफीड हो गई है, तो दोस्तों वो केसेस के अंदर वो मांसपेशी को एंकर लगा के भी वापस अपनी जगह पे लाना संभव नहीं होता है। तो वो केस में क्या होता है, मसल ट्रांसफर या सुप्रा कैप्सुलर रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 कुछ तरीके होते हैं। मसल ट्रांसफर मतलब दूसरी जगह से मांसपेशी को मोबिलाइज करके आपके रोटेटर कफ के स्थान पर उसको लगाया जाता है, ये भी एक बायोलॉजिकल तरीका होता है। और कुछ एडवांस तरीके होते हैं, उनकी मदद से भी उस गैप को कवर करके रोटेटर कफ के ऐसे एक्सटेंसिव टियर्स जिसमें मांसपेशी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, उसे बोला जाता है SCR। तो SCR के द्वारा भी इसका इलाज संभव होता है। परंतु SCR और मसल ट्रांसफ़र ये दोनों थोड़ी सी एडवांस टेक्निक होती हैं, तो किसी प्रॉपर सेंटर पे ही आप लोगों को इसको कराया जाना चाहिए। अब एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम अवस्था है कि सपोज बहुत पुराना रोटेटर कफ का टियर है, आप लोगों ने उसे ट्रीट नहीं किया है और घिसावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दोस्तों वो स्थिति के अंदर फिर रिवर्स शोल्डर, मतलब शोल्डर का जो जोड़ है उसको पूरा बदलना ही एकमात्र ऑप्शन उसमें बचता है। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने बात किया कि रोटेटर कफ की मांसपेशी का जो फटाव है उसका इलाज उसकी ग्रेडिंग के आधार पर किया जाता है, पार्शियल है या कंप्लीट है। कंप्लीट है तो दूरबीन का जो रोटेटर कफ का रिपेयर है बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है। अच्छी मतलब
उसके द्वारा यदि प्रॉपर तरीके से करते हैं तो परिणाम उसमें प्रॉपरली पाए जा सकते हैं। अब जो एक छोटा सा विषय है उसके बारे में और बात करता हूँ। बहुत ही कॉमन सवाल है, डॉक्टर साहब रोटेटर कफ फट गया है, अब हम सर्जरी नहीं कराएं तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि रोटेटर कफ फटा है, पूरा फटा है, तो पहला नुकसान ये होगा जो एंड्स हैं वो धीरे धीरे रिट्रैक्ट होंगे, फटी हुई मांसपेशी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो जो हाथ के हड्डी का जो गोला है, ये जो राउंड है, ये धीरे धीरे ऊपर आके टकराने लगता है, उसमें जोड़ में घिसावट बढ़ने लग जाती है। जो कंधे का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये गोला एक कैविटी में फिट होता है, रोटेटर कफ के कारण रोटेटर कफ ढीला पड़ा, ये कंधा ये गोला जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है, तो कंधे का जो मूवमेंट होता है वो प्रभावित होता है और बहुत तेजी से उसमें घिसावट बढ़ने लग जाती है। क्या परिणाम होगा, जोड़ पूरी तरह से घिस के खराब हो जाता है, तो आपको जोड़ बदलवाने का सर्जरी उसमें फिर फाइनली करवाना पड़ता है। यदि आप इसको डिले करते हैं और एंड बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं तो मांसपेशी जो है वो धीरे धीरे सूखने लगती है, एट्रोफिड होने लगती है। वो केस में यदि हम रोटेटर कफ को वापस भी अपनी जगह पर बिठाते हैं तो भी डिजायर्ड रिजल्ट हम लोगों को उपलब्ध नहीं होते। तो मैसेज आप लोगों के लिए यह है कि यदि रोटेटर कफ मांसपेशी का पूरा टियर है तो प्रॉपर तरीके से आपको उसका समाधान करवाना चाहिए। दोस्तों इस मास्टर वीडियो के अलावा हम लोगों ने रोटेटर कफ पे और भी वीडियोस बनाए हैं, समय समय पे हम लोग उनको डालते रहते हैं। डिटेल में यदि आप लोगों को जानना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जैसे कि रोटेटर कफ का सर्जरी किस तरीके से किया जाता है, उसमें कुछ सर्जिकल क्लिप्स भी आपको दिखाते हैं जिससे आप उसको और बेटर तरीके से समझ पाएँ। रोटेटर कफ की मांसपेशी का जो सर्जरी हुई है उसकी रिकवरी के लिए आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी पड़ती हैं, कितने समय में आपका रिटर्न हो सकता है, ये सारी बातों का जवाब उसमें देने का कोशिश किया गया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077222, उसके ऊपर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये जो शोल्डर का बुकलेट है, ये जो इस मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, उस पे जाके भी आप इस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।